प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आज नए वीडियो के अंदर आज अपन 17वें लेसन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में अपन ने 17वां लेसन शुरू किया था, जिसमें अपन ने ये देखा था कि अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं, जिसमें अपन पायोनियर 10 अंतरिक्ष यान के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अब हम सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं, प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। अर्थात इससे मतलब ये है कि हम पूरे विश्व के अंदर अभी तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में लेकर किन किन देशों के द्वारा क्या क्या कार्य हुए हैं, उन सभी का अध्ययन अपन इस बिंदु में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से छोटे नंबर के प्रश्न अक्सरतया 1-2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रमुख अंतरिक्ष अभियान को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे खगोल शास्त्र की। खगोल शास्त्र, और खगोल शास्त्र को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। खगोल शास्त्र को अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों एस्ट्रोनॉमी। पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष की जांच पड़ताल करना ही खगोल शास्त्र कहलाता है, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष की जांच पड़ताल करना खगोल शास्त्र कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ में वैज्ञानिक उपकरण इतने विकसित नहीं थे, लेकिन जो विज्ञान का विकास हुआ, वैज्ञानिक उपकरणों के विकसित होने के साथ साथ ही मनुष्य की रुचि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अधिक होने लगी, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान का विकास होने लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय की। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय एक उपकरण था जिसका नाम है पेरिस गन। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय पेरिस गन नामक उपकरण से किसी भी वस्तु को अंतरिक्ष में केवल और केवल कितने किलोमीटर ऊंचाई तक भेजा जाना संभव था? तो 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक भेजा जाना संभव था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय पेरिस गन नामक उपकरण से किसी भी वस्तु को केवल 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा जाना ही संभव था। अब बताओ प्यारे विद्यार्थियों, जो उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उनका भार अत्यधिक होता है, वो बताओ क्या अन्य पिंड हमारे से केवल 40 किलोमीटर दूर है क्या? तो ये संभव ही नहीं है। तो अर्थात प्रारंभ में वैज्ञानिक उपकरण इतने विकसित नहीं थे जो अपन अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर जाकर वहां पर खोज और अनुसंधान कार्य कर सके। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय केवल पेरिस गन नामक उपकरण से 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक किसी वस्तु को भेजा जाना संभव था। बाद में प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन वैज्ञानिकों ने किसका आविष्कार किया? रॉकेट का आविष्कार कर लिया साहब। अब बताओ, पेरिस गन उपकरण तो केवल कितने किलोमीटर तक? 40 किलोमीटर तक, जबकि कई लाखों किलोमीटर तक ऊंचाई तक कौन जा सकते हैं? रॉकेट। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जर्मन वैज्ञानिकों ने रॉकेट का क्या कर लिया? आविष्कार कर लिया। और 1942 के अंदर प्रथम मानव निर्मित वस्तु को कहां पर भेजा? अंतरिक्ष के अंदर भेजा। तो यह आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन वैज्ञानिकों ने रॉकेट का आविष्कार किया और सर्वप्रथम 1942 के अंदर प्रथम मानव निर्मित उपकरण को कहां पर भेजा? अंतरिक्ष के अंदर भेजा। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपन को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 2 महाशक्तियां थी, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ का विघटन हो गया और दुनिया में केवल एक ही महाशक्ति का उदय हो गया, और वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मन वैज्ञानिकों के जो भी क्या थे उपकरण थे, उनका उपयोग अपने सैन्य और असैन्य कार्यों के अंदर करना शुरू कर दिया। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय रॉकेट जैसे यंत्र किसने बनाए? जर्मन वैज्ञानिकों ने।
अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अमेरिका ने क्या किया, जर्मन वैज्ञानिकों और जर्मन उपकरणों का उपयोग अपने सैन्य और असैन्य कार्यों में करना शुरू कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला चित्र 1946 के अंदर खींचा गया। अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर क्या पूछे जाते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का प्रथम चित्र कब लिया गया, तो आपका आंसर होगा 1946 के अंदर। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, 1947 के अंदर सोवियत संघ भी जर्मन वैज्ञानिकों की मदद से इस क्षेत्र के अंदर आगे आ गया। अर्थात 1947 के अंदर सोवियत संघ ने भी जर्मन वैज्ञानिकों से रॉकेट बनाने की, इनके उपकरणों के बनाने की तकनीकी को हासिल किया। अब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य परस्पर क्या होने लग गई, प्रतिस्पर्धा होने लग गई, होड़ लग गई आगे निकलने के लिए कि अंतरिक्ष के क्षेत्र के अंदर कि आगे मैं हूं, जबकि सोवियत संघ कहता है कि नहीं मैं आगे रहूंगा। तो दोनों देशों के बीच में होड़ लगने के कारण अंतरिक्ष विज्ञान का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ। अब प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले पहल की सोवियत संघ ने, और सोवियत संघ ने क्या किया, अक्टूबर 1957 के अंदर प्रथम मानव निर्मित उपग्रह, जिनको कृत्रिम उपग्रह भी कह सकते हो आप, तो प्रथम मानव निर्मित उपग्रह, और इस प्रथम मानव निर्मित उपग्रह का नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न भी बोर्ड के अंदर पूछा गया है कि प्रथम मानव निर्मित उपग्रह का नाम क्या है और इसको किसके द्वारा वह कब भेजा गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, सोवियत संघ ने सबसे पहले पहल करते हुए अक्टूबर 1957 के अंदर प्रथम मानव निर्मित उपग्रह, जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, इसको कहां भेजा, अंतरिक्ष में छोड़ा। अब प्यारे विद्यार्थियों, स्पुतनिक फर्स्ट ने 939 से 215 किलोमीटर की दूरी बनाकर पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाए, चक्कर लगाए। तो स्पुतनिक फर्स्ट ने 939 से 215 किलोमीटर की दूरी बनाकर पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाए, चक्कर लगाए। और स्पुतनिक फर्स्ट के ऊपर जो ट्रांसमीटर लगे हुए थे ये बीप बीप की ध्वनि करके, जैसे अपन देखते हैं ना कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पी पी करते हैं, तो स्पुतनिक फर्स्ट के ऊपर लगे हुए ट्रांसमीटर बीप बीप की ध्वनि करके ऊपरी वायुमंडल की जानकारी पृथ्वी की सतह पर भेजते थे। और जब ये यान वापस लौट रहा था तो लौटते वक्त जलकर नष्ट हो गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, दोबारा से ध्यान से देखेंगे कि खगोल शास्त्र क्या होता है। पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष की जांच पड़ताल करना खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय केवल पेरिस गन नामक उपकरण से किसी वस्तु को 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा जाना संभव था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन वैज्ञानिकों ने रॉकेट का आविष्कार किया और 1942 के अंदर प्रथम मानव निर्मित वस्तु को कहां पर भेजा, अंतरिक्ष में। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में जर्मन वैज्ञानिकों ने इनके उपकरणों का उपयोग अपने सैन्य और असैन्य कार्य में करना शुरू कर दिया और 1946 के अंदर अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला चित्र लिया गया। इसके बाद 1947 में सोवियत संघ भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आ गया। दोनों की होड़ के कारण अंतरिक्ष विज्ञान का विकास हुआ और सबसे पहले पहल करते हुए सोवियत संघ ने अक्टूबर 1957 में प्रथम मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को भेजा। इसने 939 से 215 किलोमीटर की दूरी रखते हुए पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाए, चक्कर। इस पे लगे ट्रांसमीटर बीप बीप की ध्वनि के द्वारा ऊपरी वायुमंडल की जानकारी पृथ्वी तक भेजते थे। मुझे लगता है यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा संयुक्त सोवियत संघ ने और अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए, तो ध्यान रखो। एक तो क्या काम किया कि सोवियत संघ ने प्रथम मानव निर्मित उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, इसको सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा और देखेंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष में पहला जीव भेजा और पहला जीव प्यारे विद्यार्थियों ये कुतिया थी जिसका नाम था लाइका।
तो अंतरिक्ष के अंदर पहला जी किसने भेजा? सोवियत संघ ने। एक लाइका नाम की कुतिया थी, इसको अंतरिक्ष में भेजा। इसके अलावा पहला मानव भेजा, पहला मानव, और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ये सोवियत संघ का था। तो पहला जी, पहला मानव सोवियत संघ ने भेजा। इसके अलावा मनुष्य रहित अंतरिक्ष यान को किसी दूसरे पिंड पर उतारने में भी सफलता किसने हासिल की? सोवियत संघ ने हासिल की। कि बिना मनुष्य के अंतरिक्ष यान को, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी हो गई, बिना मनुष्य की सहायता से अंतरिक्ष यान को किसी दूसरे पिंड पर उतारने में भी सफलता हासिल की। इसके अलावा अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट फर्स्ट की स्थापना की, सैल्यूट फर्स्ट की स्थापना की। इसके अलावा स्पेस वॉक की स्थापना की। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सर्वप्रथम क्या क्या कार्य किए? तो आप बताओगे कि प्रथम मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को अंतरिक्ष में छोड़ा। इसके अलावा पहला मानव अंतरिक्ष में भेजा, अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट फर्स्ट की स्थापना की, स्पेस वॉक की स्थापना की, और मानव रहित अंतरिक्ष यान को किसी दूसरे पिंड पर उतारने में भी सफलता हासिल की। अब प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका कहां पीछे रहने वाला था? ये तो रूस ने काम किए। तो अमेरिका ने भी जुलाई 1969 में, अमेरिका ने भी जुलाई 1969 के अंदर रूस को पीछे छोड़ने का एहसास कराया। अमेरिका ने सर्वप्रथम मानव को किस पर उतारा? चंद्रमा पर उतारा। और चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम मानव था नील आर्मस्ट्रांग। ये प्यारे विद्यार्थियों अमेरिका का था। तो अमेरिका ने भी सोवियत संघ को पीछे छोड़ने का एहसास कराया और जुलाई 1969 के अंदर प्रथम मानव को चंद्रमा की सतह पर किसने क्या किया? उतारा। अब प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में 22 देशों की सरकारों के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में 22 देशों की सरकारों के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख अपन देखते हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। इसमें अपन देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोस्मोस। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से सीधा 1 नंबर का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और 3 नंबर का सुमेलित कराने वाला प्रश्न भी बनता है। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम हो गया रोसकोस्मोस। अमेरिका की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नासा। इसके अलावा अपन बात करते हैं चीन की। तो चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण। इसके बाद भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, ISRO, और इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसके बाद अपन बात करते हैं यूरोपियन संघ की। और यूरोपियन संघ की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ये यूरोपियन संघ की अंतरिक्ष। अब यहां से प्रश्न आपको सुमेलित कराने वाला भी बना सकता है और डायरेक्टली भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ध्यान दो, वर्तमान में 22 देशों की सरकारों के अंतरराष्ट्रीय संगठन वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिनमें रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोस्मोस, अमेरिका की हो गई नासा, चीन की हो गई राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और यूरोपियन संघ की प्यारे विद्यार्थियों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अब ये तो अपन ने देखे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र के अंदर जो विभिन्न देशों ने सबसे पहले क्या क्या कार्य किए। अब अपन यहां से एक बिंदु का अध्ययन और करेंगे जिसमें अपन देखेंगे कि मानव की अंतरिक्ष में रुचि के विषय के क्या कारण है, अर्थात आज मनुष्य की अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि क्यों है, क्यों मनुष्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज रुचि ले रहा है।
तो मनुष्य के अंतरिक्ष में रुचि लेने का पहला कारण है कृत्रिम उपग्रह से होने वाले लाभ, कृत्रिम उपग्रह से होने वाले लाभ। और यहां से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कि कृत्रिम उपग्रह से होने वाले कोई 2 लाभ लिखो, कोई 3 लाभ लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य का अंतरिक्ष में रुचि का एक प्रमुख विषय है कृत्रिम उपग्रह से होने वाले लाभ। अब कृत्रिम उपग्रह से क्या क्या लाभ होते हैं? तो पहला लाभ तो ये हो गया कि कृत्रिम उपग्रह के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी की सतह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो कृत्रिम उपग्रह के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 2 बात, सेकंड नंबर के ऊपर कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा सुनामी, चक्रवात, तूफान, वर्षा अर्थात मौसम की पूर्व भविष्यवाणी भी की जा सकती है। अर्थात मौसम की भविष्यवाणी देने में भी कृत्रिम उपग्रह सहायक होते हैं। नंबर 3, कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा दूसरे देशों की जासूसी भी की जा सकती है। नंबर 4, कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा सैन्य गतिविधियों का संचालन किया जाता है। ये सेना के कार्यों के अंदर भी कृत्रिम उपग्रहों का क्या होता है? महत्व होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कृत्रिम उपग्रहों से होने वाले लाभ अपने देखें। पहला लाभ, कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी की सतह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा मौसम की पूर्व भविष्यवाणी की जा सकती है। कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा दूसरे देशों की जासूसी की जा सकती है। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग सैन्य कार्यों में किया जाता है। और वर्तमान में कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी किया जाता है। तो आज इंटरनेट आधारित जो भी गतिविधियां हैं उन सबको सुदृढ़ करने में भी कृत्रिम उपग्रहों का क्या है? उपयोग है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहली रुचि होगी कृत्रिम उपग्रह। अब प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड नंबर के ऊपर अपन बात करेंगे चंद्रमा। मनुष्य की अंतरिक्ष में रुचि का विषय का दूसरा कारण है चंद्रमा। चंद्रमा पर मनुष्य ने स्वचालित यंत्र उतारकर चंद्रमा की सतह और इसके वायुमंडल का क्या किया है? अध्ययन किया है। प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रमा की रुचि के विषय के 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पृथ्वी के बाह्य पर्यटन को बढ़ावा देना। पृथ्वी के बाह्य पर्यटन को क्या देना? बढ़ावा देना। अर्थात पृथ्वी के बाहर चंद्रमा को एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रयुक्त करना। तो पृथ्वी के बाह्य पर्यटन को बढ़ावा देना। नंबर 2, चंद्रमा को अंतरिक्ष में दूर यात्रा के लिए चंद्रमा को एक अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में प्रयुक्त करना। चंद्रमा को एक अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में प्रयुक्त करना। और नंबर 3, चंद्रमा पर हीलियम-3 का खनन करके कहां पर लाना? पृथ्वी पर लाना। अब यहां से प्रश्न बनता है कि मनुष्य के चंद्रमा के ऊपर रुचि के विषय के क्या कारण है? तो आपको बताना है कि पहला कारण है कि पृथ्वी के बाह्य पर्यटन को बढ़ावा देना। दूसरा, चंद्रमा को एक अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में प्रयुक्त करना। और चंद्रमा पर हीलियम-3 का खनन करके कहां पर लाना? पृथ्वी पर। तो मनुष्य की रुचि का पहला कारण अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह हो गए, दूसरा हो गया चंद्रमा, और थर्ड नंबर पे आपके आता है मंगल ग्रह। तो अगला तीसरा जो रुचि का विषय है मनुष्य का अंतरिक्ष में, वो कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान के अंदर मनुष्य ने या विभिन्न वैज्ञानिकों ने मंगल की कक्षा के अंदर यान भेजकर मंगल ग्रह का अध्ययन किया है। और मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना वो व्यक्त की जा रही है, जिसके कारण मंगल ग्रह वर्तमान में सभी देशों का एक रुचि का विषय है। ये हमारा पड़ोसी ग्रह भी है। एक निजी संगठन है जिसका नाम है मार्स फर्स्ट नामक एक निजी संगठन मंगल ग्रह की यात्रा करवाने के लिए तैयारी कर रहा है, कि लोगों की एक तरफा यात्रा करवाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि कौन सा निजी संगठन मंगल ग्रह की यात्रा करवाने के लिए एक तरफ तैयारी कर रहा है? तो उसका आंसर हो जाएगा मार्स फर्स्ट। तो बताओ, वर्तमान में मनुष्य की अंतरिक्ष में रुचि के कितने कारण हो गए? पहला, कृत्रिम उपग्रह से होने वाले लाभ। ये आपको पीडीएफ जो दी गई है उसके अंदर सारा डिटेल से आपको लिखा गया है। वीडियो को ध्यान से देखने के बाद
फिर वो आप पीडीएफ पढ़ोगे जब स्मृति, तो आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। दूसरा रुचि का विषय कौन हो गया? चंद्रमा। तीसरा रुचि का विषय कौन हो गया? मंगल। अब प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य में मंगल के अलावा बुध, शुक्र, इसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, शनि, अरुण और वरुण आदि ग्रहों पर भी उपग्रह भेजकर इनका क्या किया है? अध्ययन किया है। मंगल और पृथ्वी के अलावा भी बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि ग्रहों पर कृत्रिम उपग्रह भेजकर इनका क्या किया है? अध्ययन किया है। जिसमें अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अमेरिका का जूनो यान तो बृहस्पति ग्रह की सूचनाएं जुटाकर पृथ्वी पर भेज रहा है। इसी प्रकार कासिनी यान शनि ग्रह की सूचनाएं जुटाकर भेज रहा है। इसी प्रकार न्यू होरिजन यान प्लूटो की सूचनाएं जुटाकर भेज रहा है। तो यहां से प्रश्न भी बनता है कि बृहस्पति ग्रह की सूचनाएं जुटाकर कौन सा यान? जूनो यान। शनि ग्रह की कासिनी यान और प्लूटो की न्यू होरिजन यान सूचनाएं जुटाकर पृथ्वी पर भेज रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार कुछ उपग्रहों पर भी जीवन की संभावना को तलाशा जा रहा है। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े थे 2 उपग्रह, तो कौन? यूरोपा और कौन? टाइटन। इसके अलावा एक है फोबोस और एक आपका है गैलीलियो। तो किन उपग्रहों पर भी जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोपा, टाइटन, फोबोस और गैलीलियो नामक उपग्रहों पर भी जीवन को तलाशा जा रहा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य की रुचि का एक प्रमुख कारण है सूर्य। अब सूर्य हमारे सौरमंडल परिवार का एक प्रमुख तारा है। सूर्य से आने वाले विकिरण पृथ्वी पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं आदि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अनेक अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भेजकर सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। वर्तमान में भारत भी आदित्य यान भेजकर सूर्य के अध्ययन की तैयारी कर रहा है। तो प्रश्न बन सकता है, वर्तमान में भारत कौन सा यान भेजकर सूर्य के अध्ययन की तैयारी कर रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा आदित्य यान। और प्यारे विद्यार्थियों, अंत में अपन देखेंगे कि मनुष्य के अंतरिक्ष में रुचि का एक विषय है क्षुद्र ग्रह या अपन इनको बोलते हैं बौने ग्रह। तो मनुष्य का अंतरिक्ष में रुचि का एक विषय है क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह होते क्या है भाई? ये अपना हो गया मंगल और ये हो गया बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य लाखों की संख्या में छोटे छोटे पिंड होते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन क्षुद्र ग्रहों पर कीमती धातुएं और अनेक महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। इसके कारण क्षुद्र ग्रह मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह पर कीमती धातुएं और कीमती तत्व पाए जाने के कारण अनेक देश इन क्षुद्र ग्रहों पर अंतरिक्ष यान भेजकर इनका खनन करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन कई बार प्यारे विद्यार्थियों, ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के दीर्घवृत्तीय पथ में आ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों जिस पथ से चक्कर लगाती है उस पथ का नाम क्या है? दीर्घवृत्तीय पथ। तो कई बार ये छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह कई बार चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के दीर्घवृत्तीय पथ में आ जाते हैं और पृथ्वी से टकराकर खतरनाक स्थिति पैदा करने की संभावना उत्पन्न करते हैं। ऐसा ही एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है बेन्नु। इस बेन्नु की अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजा गया है और ये अंतरिक्ष यान इस बेन्नु क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करके 2023 के अंदर वापस लौटेगा और तब जाके ये पता चलेगा कि इस बेन्नु की टक्कर से पृथ्वी को कितनी हानि हो सकती है। तो ये आपको एक नोट आपको ध्यान रखना है
कि वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष यान एक भेजा गया है किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए, बेंदु क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए। और ये अंतरिक्ष यान इसका अध्ययन करके 2023 में वापस लौटेगा और इसके अध्ययन से ये पता चलेगा कि इस अंतरिक्ष इस क्षुद्र ग्रह की टक्कर से पृथ्वी को कितनी हानि हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपन ने अध्ययन किया प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। सबसे पहले अपन ने अध्ययन किया था कि अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं, इसके बाद अपन ने अध्ययन किया प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलेंगे अंतरिक्ष के अंदर भारत, अर्थात भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, गुड बाय।